कौन है कमरे में? जी लैला। रेहाना कोई आम अदाकारा नहीं थी। राज कपूर और देव आनंद की हीरोइन कहलाने वाली वो अदाकारा जिसे हिंदी सिनेमा में झटका क्वीन कहकर भी पुकारा जाता था। उन्होंने इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला किया तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। क्या में पाकिस्तान के बाद मैडम नूरजहान के अलावा भी बहुत सी हीरोइनों ने अपना नाम और दौलत इंडिया में छोड़कर पाकिस्तान में किस्मत आजमाई का फैसला किया और सोचा कि वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर देंगी, मगर सिवाय मैडम नूरजहां के बाकी सब इनकलाब की नजर हो गई। मिसाल के तौर पर रागनी, स्वर्णलता, शमीम, लारा लपा गर्ल, मीना शोरी, जीनत, जमीला रजाक और बिब्बो इंडिया में बड़ी अदाकाराएं थी, मगर पाकिस्तान में वो नाकाम हो गई। रेहाना के साथ भी यही हुआ था। रेहाना एक चुलबुली अदाकारा थी। बंबई में उनकी कोठी के सामने प्रोड्यूसरों की कतारें लग जाया करती थी। पैसा बेतहाशा था, मगर पाकिस्तान में उन पर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने को पैसा तक न था। उनकी बर्बादी की दास्तान इंतहाई दर्दनाक है और इसके पीछे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की उस मुर्दा जहनीत का भी पता चल जाता है कि नालायक लोगों ने इस इंडस्ट्री के कितने हीरे मट्टी में रोल दिए और उनसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में इनकलाब लाकर तामीर पाकिस्तान में अपना किरदार अदा क्यों नहीं करने दिया। ये अहम सवाल था इन लोगों की जिंदगियां उजाड़ने वालों पर। रेहाना को हिंदी सिनेमा की पहली झटका क्वीन कहा जाता था। ये वाहिद अदाकारा थी जिन्होंने इंडियन सेंसर बोर्ड की पाबंदियों को अपने पैरों में रोंद कर उसे फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। इंडियन वजारत इत्तलात और नशरियात ने जब उनकी फिल्म पर महदूद पाबंदियां लगाई तो रेहाना ने अवाम की अदालत लगाकर अपनी इतनी हमायत हासिल कर ली कि इत्तलात और नशरियात की वजारत को झुकने पर मजबूर कर दिया गया और फिल्म बिला रोक टोक रिलीज कर दी गई, जिसके बाद रेहाना का नाम झटका क्वीन रख दिया गया और पूरे हिंदुस्तान में उनका चर्चा होने लगा। रेहाना 1955 के बाद पाकिस्तान में आई तो लाहौर में बनाई जाने वाली फिल्म वहशी में उन्हें काम दिया गया। इस फिल्म के हिदायतकार मुनव्वर एच कासिम थे। 1956 में वहशी पाकिस्तान में रेहाना की पहली फिल्म थी जो हर लिहाज से एक फ्लॉप फिल्म थी। फिर वो कराची चली गई और इकबाल शहजाद की पहली फिल्म रात के राही में मरकजी किरदार अदा किया। शमीम आरा इस फिल्म में एक डांसर के तौर पर पेश की गई थी। उनकी पहली फिल्म कंवारी बेवा कई साल पहले फ्लॉप हो चुकी थी और ख्याल किया जाता था कि फिल्मी दुनिया में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इसके बावजूद शमीम आरा ने हिम्मत न हारी और रात के राही में उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से काम किया था। रेहाना बंबई में एक कामयाब हीरोइन थी। उन्होंने वहां मुमताज अदाकारों के साथ काम किया और शोहरत हासिल की। वो शौक और चुलबुले किरदारों के लिए मखसूस समझी जाती थी, लेकिन बदकिस्मती और शोहरत और दौलत के बावजूद भी वो घरेलू जिंदगी और सुकून कल्ब से हमेशा महरूम रही। पाकिस्तान आने के बाद उनके सितारों की ये गर्दिश जारी रही। उन्होंने यहाँ अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज ही एक नाकाम फिल्म से किया था। अगर उन्हें किसी अच्छे हदायतकार की फिल्म में काम करने का मौका मिल जाता तो हालात यकसर मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान में भी उन्हें सुकून कल्ब और घरेलू जिंदगी हासिल न हो सकी थी, हालांकि वो एक सादा घरेलू किस्म की खातून थी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो फिल्मों में अपने शौक और चंचल किरदारों के हवाले से शोहरत रखती थी, मगर आम जिंदगी में बेहद संजीदा और मतीन थी। वो लखनऊ की तहजीब और शाइस्तगी का नमूना थी। पाकिस्तान में रेहाना का इंडिया में करियर बड़ा शानदार था। KL सहगल और सरैया की तदबीर जैसी फिल्मों में रक्स के किरदार और छोटे किरदार अदा करने के बाद उन्होंने अपना मुकाम बना लिया था। 1946 में देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं में रेहाना ने अहम किरदार अदा किया और बड़ी छलांग लगाई। फिर 1947 में साजन में रेहाना ने मरकजी किरदार अदा किया और इस फिल्म के साथ ही 1947 में शहनाई की कामयाबी के बाद वो रातों रात स्टार बन गई। 1948 से 1951 तक उनके करियर का बेहतरीन दौर था। भारत में अपने करियर के जवाल के साथ रेहाना ने अपने करियर को जारी रखने की उम्मीद के साथ पाकिस्तान हिजरत की थी, मगर ये हिजरत उन्हें रास न आ सकी। कोई हदायतकार उनसे बेहतरीन काम न ले सका। कराची में उनकी मुलाकात इकबाल शहजाद से हुई तो इकबाल शहजाद को रेहाना की सादगी, संजीदगी और घरेलूपन बहुत भाया और वो दोनों एक दूसरे के नजदीक हो गए। इकबाल शहजाद के खानदान वाले इस शादी के हक में नहीं थे। उन्हें ये पसंद न था कि एक फिल्मी अदाकारा खानदान में बहू बनकर आए, मगर मोहब्बत ने इकबाल शहजाद को अंधा कर दिया था। घर वालों की मुखालफत के बावजूद उन्होंने रेहाना से शादी कर ली। वो रेहाना को अपना बनाकर लाहौर लाए तो खानदान वालों ने भी पजीराई की। कुछ अरसे तो जोशो खरोश कायम रहा, मगर इसके बाद दोनों को एहसास हुआ कि उनके मिजाजों में बहुत फर्क है। इकबाल शहजाद शोर शराबा पसंद करने वाले आदमी थे, जबकि रेहाना संजीदा और खामोश तबा थी। शादी तो दोनों ने बड़े चाव से की थी, मगर बदकिस्मती से जल्द ही दोनों को एहसास होने लगा कि ये फैसला दुरुस्त नहीं था। मोहब्बत का उबाल उतरा तो इकबाल शहजाद को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। एक मारूफ अदाकारी का माजी भी उन्हें रह रह कर सताने लगा। हालांकि रेहाना ने नहायत खलूस और दयानतदारी से काम लेते हुए उन्हें अपने माजी की किताब के एक एक वर्क और एक एक सतर से आगाह कर दिया था। इन दोनों के मिजाज और अंदाजे फिक्र में भी फर्क था। इकबाल शहजाद को मुनज़्ज़म और एक बाज़ाब्ता जिंदगी गुजारने की जरूरत का एहसास दिलाती रहती थी। वो दोस्तों ने जब उनकी शर्त महरी देखते तो खुद भी एहतियात बरतनी शुरू कर दी थी। एक तरफ इकबाल शहजाद को यह एहसास होने लगा था कि उन्होंने एक अदाकारा से शादी करके गलती की है,
تو دوسری طرف ان کی اداکاری ترک کرنے کے مطالبے پر ریحانہ کو بھی یہ خیال ستانے لگا کہ شاید فلم کی چمک دمک والی زندگی سے کنارہ کش ہو کر انہوں نے غلطی کر دی ہے۔ اقبال شہزاد کی خواہش تھی کہ وہ فلمی دنیا سے قطعی کنارہ کش ہو کر گھریلو بیوی بن کر گھر سنبھالیں، جبکہ ریحانہ کا اصرار تھا کہ گنی چنی فلموں میں انہیں کام کرنے کی اجازت ملتی رہنی چاہیے۔ یہ بھی درست ہے کہ فلم رات کے راہی شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ریحانہ کا شوق اداکاری بھی پورا ہوتا رہے اور اقبال شہزاد کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے کہ وہ کسی اور کی فلم میں کام نہیں کریں گے۔ تعلقات بگڑنے لگے تو ریحانہ اور اقبال شہزاد کچھ عرصہ بعد علیحدہ ہو گئے۔ طلاق کے بعد دونوں میں سے کسی نے اس بارے میں لب کشائی نہیں کی۔ ریحانہ نے ایک بار پھر فلموں کی طرف دھیان دیا، مگر ان کے عروج کا دور گزر چکا تھا۔ انہوں نے انڈیا جانے کی تمنا بھی چھوڑ دی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ انڈیا جا کر بھی اب انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ پاکستان کو ہی اپنی سرزمین اور اوڑھنا بچھونا تسلیم کر چکی تھی۔ پاکستان کی فلمی دنیا میں نئے نئے چہرے اور شاداب اور شگفتہ اداکارائیں داخل ہو رہی تھی۔ اس دور میں فلمی صنعت میں ریحانہ کا اب کوئی مستقبل نہیں رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر کراچی سے لاہور آ گئی اور سمن آباد کے ایک گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ گھر میں اکثر وہ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، مخاطب کرنے پر چونک پڑتی تھی۔ اب یہ کیفیت کچھ اور بڑھ گئی تھی، بلکہ اس میں مایوسی، محرومی اور ڈپریشن کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے تھے کہ وہ ذہنی طور پر اب نارمل ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصے بعد سنا کہ انہوں نے کسی پولیس افسر سے شادی کر لی ہے، مگر یہ بھی زیادہ عرصے نہ چل سکی اور ایک بار پھر وہ تنہا ہو گئی اور کراچی میں رہنے لگی۔ یہاں انہوں نے ایک مکان خرید لیا تھا، خاموشی سے زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ ان کی اس تنہائی میں عدم تحفظ کو دور کرنے کے لیے معروف صحابی الیاس رشیدی نے اہم کردار ادا کیا اور ان کے ایک جاننے والے سے ریحانہ کی شادی ہو گئی۔ یہ صاحب پہلے سے شادی شدہ تھے، آغاز میں چھوٹے موٹے کاروبار ہی تھے۔ انہوں نے شادی سے پہلے ریحانہ کے سبھی مطالبے تسلیم کر دیے اور ان کے اصرار پر الیاس صاحب نے بھی سفارش کر دی۔ ان کے اور ریحانہ کے ذہنی پس منظر اور ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کے باوجود ریحانہ نے فیصلہ کر لیا کہ رہی صحیح زندگی اسی پناہ گاہ میں بسر کر دیں گی۔ ان صاحب کی وعدہ خلافیاں اور ناانصافیاں بھی ریحانہ کی ثابت قدمی کو کمزور نہ کر سکی، یہاں تک کہ وہ اچانک انتقال کر گئے۔ ریحانہ ایک بار پھر تنہا ہو کر رہ گئی۔ دنیا میں صرف ایک والدہ رہ گئی تھی جو پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ انہوں نے بھی گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اللہ سے لو لگا لی۔ اولاد کوئی تھی نہیں، دور پرے کا کوئی رشتہ دار بھی موجود نہ تھا۔ ملنے والوں سے انہوں نے رفتہ رفتہ قطع تعلق کر لیا۔ سر چھپانے کے لیے ایک گھر جو انہوں نے اپنی ذاتی کمائی سے خریدا تھا، اس کے ایک حصے کے کرائے سے دال روٹی کما کر گزارا کرنے لگی۔ ان کی زندگی کی کہانی یہ انتہائی دردناک ہے۔ مدتوں تک کسی نے ان کی صورت تک نہ دیکھی، اگر دیکھے بھی تو کوئی پہچان نہ سکا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ریحانہ جس نے شوخ اور چنچل کرداروں میں جان ڈال دی تھی اور برے صغیر کے صف اول کی ہیروئن بن گئی تھی، جن کے ایک اشارے پر سینکڑوں اہل ثروت اپنا سب کچھ ان پر لٹانے پر تیار رہتے تھے، جن کے بنگلے کے آگے بڑے بڑے فلم سازوں کی قطاریں لگی رہتی تھی اور معروف اداکار جن کے ساتھ کام کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ دونوں جی ہاں جی